हेलो दोस्तों। आप जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी एक जीके 360 डिग्री की एक सीरीज शुरू होने वाली है। उसमें हमने पहला सब्जेक्ट आज उठाया है। सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। और इसके दो टॉपिक आज हमने उठाए हैं, एक तो है हमारा अपना सोलर सिस्टम और एक है ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। धीरे धीरे इसी तरीके से हम आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते चलेंगे। तो 50 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। ठीक है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद में इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग अपना आंसर मैच करते रहोगे। तो अगर हम यहाँ बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ज्योग्राफी जो वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या है इसका। ठीक है। आपने ये बताना है कि ये जो ज्योग्राफी जो वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है नॉलेज अबाउट अर्थ, अर्थ एंड पर्सपेक्टिव्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, और नन ऑफ दीज। तो अगर हम पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका नन ऑफ, ओ सॉरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो थर्ड आंसर आएगा। ठीक है। तो जो आपके गलत हो रहे हैं उनको मैच मार्क करते चलना है कि भाई मेरा दूसरा नंबर गलत हुआ, लास्ट में हम देखेंगे काउंटिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार ये जो ज्योग्राफी जो वर्ड है, इसको पहली बार यूज किसने किया था। तो नाम कह रहा है हिपार्कस के बारे में, एरिस्टोसनस के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, और टॉलमी के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो जो हिपार्कस थे, ठीक है, हिपार्कस ने अर्थ को 360 डिग्री में बांटा था। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने अर्थ को पहली बार स्फीयर कहा था। ठीक है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो है बी। बात करें हम आगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रोंग मैच बताओ कि जो ये ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, और आपने ना इसमें रोंग बताना है। अगर हम पहले क्वेश्चन की कह रहा है वो एरिस्टस ने पहली बार अर्थ की इक्वेटर की लेंथ को मापने की कोशिश करी थी क्या। इक्वेटर होता है पृथ्वी के बीच में खींची गई एक, ठीक है, काल्पनिक लाइन। दूसरा क्या है, हिपार्कस ने एक एस्ट्रोलैब बनाया था जिसकी वजह से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खींच पाए थे। ठीक है। ऐसी खींची गई लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं, और ऐसी खींची गई, ठीक है, लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरिस्टोटल ने पृथ्वी को पहली बार स्फीयर कहा था। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्टोग्राफर स्ट्रैबो थे क्या। तो जो कार्टोग्राफर जो थे हमारे पहले, ठीक है, वो एनाक्सिमेंडर थे। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। ठीक है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कार्टोग्राफी से ही आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कार्टोग्राफी किसकी स्टडी है। क्वेश्चन कह रहा है कार्टोग्राफी किसकी स्टडी को कहते हैं। क्या कार्ड की स्टडी को कहते हैं, क्या चार्ट की स्टडी को कहते हैं, क्या मैप की स्टडी को कहते हैं, क्या अर्थ की स्टडी को कहते हैं। तो एक्चुअली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मैप की स्टडी को कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है। मैप की स्टडी को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्योग्राफी के अंदर कौन से टाइम पीरियड को डार्क एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन से पीरियड को, ठीक है, डार्क एज के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ठीक है, आपको एडी और बीसी का ध्यान रखना है एक्चुअली। ठीक है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एमिनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है। यानी कि ईसा के जब ईसा को जब सूली पे लटकाया गया था उसके बाद के टाइम को हम क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। उससे पहले के टाइम को हम क्या कहते हैं, उससे पहले के टाइम को बीसी कहते हैं, बाद के टाइम को एडी कहते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300 एडी टू 1200 एडी। ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर रिलीजियस लीडर जो चर्च वगैरह है, ठीक है, इनसे कंट्रोल ज्यादा हो गया था, और इन्होंने क्या किया था, जो आपकी चीजने वाली चीजें हैं वो पीछे चली गई और धार्मिक चीजें आगे बढ़ गई। तो ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। जो ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है, ठीक है, उसके अंदर भारत में कितने सीजन का मेंशन है। तो अगर हम बात करें, ऋग्वेद कहता है कि भारत में 5 सीजन है। ठीक है। ऋग्वेद के अंदर ये मेंशन है कि 5 सीजन है। बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। एक जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता है। आपको ये अरेंज करना है कि कौन से व्यक्ति कौन सी सेंचुरी के हैं। ठीक है। कौन से व्यक्ति कौन सी सेंचुरी के हैं। ठीक है। अब इसमें अगर हम नाम की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ नाम की बात करें,
ठीक है, तो वो कह रहा है 5th सेंचुरी के इनमें से कौन से हैं, आपने ये बताना है कि इसमें से 5th सेंचुरी के कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 5th सेंचुरी के, तो जो 5th सेंचुरी वाले हैं, ठीक है, उनको हमें मैच करना पड़ेगा आर्यभट्ट से। ठीक है, 5th सेंचुरी वाले को मैच करना पड़ेगा हमें आर्यभट्ट से। ठीक है, अगर बात करें हम 6th सेंचुरी की, तो 6th सेंचुरी को हमें मैच करना पड़ेगा वराहमिहिर से। अगर हम बात करें यहाँ पर 7th सेंचुरी की, तो जो ब्रह्मगुप्त है इनको मैच करना पड़ेगा हमें 7th सेंचुरी से, और जो भास्कराचार्य हैं उनको हमें मैच करना पड़ेगा 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी से। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोंग स्टेटमेंट बताओ आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट ने एक, जो हिंदी में हम ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, तो ये आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टम में ऐसा लिखा था क्या। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है उन्होंने आर्यभट्टम नाम की बुक लिखी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने ऐसे ही नाप के क्या कर दिया था, ठीक है, अर्थ की लगभग सरकमफ्रेंस को बता दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है कि जो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी सूर्य सिद्धांत। तो अगर इसको यहाँ पर हमें क्या करना था, रोंग स्टेटमेंट बताना था। अगर मैं आपको रोंग स्टेटमेंट की बात बताऊं, तो जो ए है ना वो रोंग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो भूगोल इन्होंने टर्म दिया था ना, ये अपनी बुक सूर्य सिद्धांत में दिया था, न कि आर्यभट्ट। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़े अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वराहमिहिर के बारे में गलत बताओ। तो वराहमिहिर 6th सेंचुरी के थे, पहली तो बात सही है। ठीक है, रोंग बताना है। दूसरा कह रहा है उन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया। तीसरा कह रहा है उन्होंने पंच सिद्धांति का बुक लिखी। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बात करें अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से किस व्यक्ति ने ब्रह्म सिद्धांता शिरोमणि और करांता कुतल नाम की बुक लिखी, और इन बुक को जो उस समय के सुल्तान हुआ करते थे बगदाद के हारून अल राशिद, उन्होंने ये संस्कृत के टेक्स्ट थी और इनको इन्होंने अरबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया। तो ऐसा किसने करा, आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, या भास्कराचार्य ने। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये बुक लिखी है, ये ब्रह्मगुप्त ने लिखी है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त, सी इसका क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वो ये कह रहा है, देखो आप जानते हो कि भाई जो ग्रेविटी है, ये हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, इसको ग्रेविटी कहते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रेविटी के बारे में किसने बताया था। तो अगर सिर्फ बोले ग्रेविटी के बारे में किसने बताया था, सिर्फ इतना क्वेश्चन है, तब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा भास्कराचार्य। लेकिन उस चीज को प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक लॉ के साथ प्रूफ करके किसने दिखाया था, न्यूटन ने। चलिए, और ब्रह्मगुप्त के बारे में हमने अभी दो बुक पढ़ ली जिसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, आगे लीलावती और बीजगणित भास्कराचार्य की पुस्तक है। लीलावती और बीजगणित भास्कराचार्य की पुस्तक है। क्वेश्चन कह रहा है ये किस फील्ड से जुड़ी हुई बुक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लीलावती और बीजगणित, तो मैथमेटिक्स के फील्ड से जुड़ी हुई बुक है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि पुराण, जो अपने पुराणास है, ठीक है, बहुत जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, तो इन पुराणों के अंदर जो भारत के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, तो जो भारत के लिए जो वर्ड यूज है ना वो है जम्बू द्वीप। ठीक है, भारत के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है जम्बू द्वीप। अच्छा, पीछे एक क्वेश्चन आया था हिग्स बोसन का, तो 1964 में गॉड पार्टिकल थ्योरी, ठीक है, गॉड पार्टिकल थ्योरी आई थी, पब्लिश हुई थी 1964 में। और ये गॉड पार्टिकल थ्योरी के में दो व्यक्ति जुड़े हुए थे। ठीक है, तो एक तो थे हिग्स, ठीक है, फिट्स हिग्स करके थे एक ब्रिटिश के व्यक्ति, और एक इंडियन थे। तो वो कह रहा है उन इंडियन का क्या नाम था। ठीक है, सीवी रमन था क्या, या सत्येंद्र नाथ बोस था, या मैडम क्यूरी था। तो जो सही आंसर है इसका वो है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सीवी रमन ने, ठीक है, तो सीवी रमन ने तो जो किया था वो आपका जो कलर वाला है ना, कि आपको कलर चीजें दिखती है, व्हाइट कलर में दिखता है। ठीक है, तो वो चीज
थ्योरी जो दी थी वो सीवी रमन ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक बुक है किताब उल हिंद, ठीक है, एक बुक है किताब उल हिंद। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इस बुक को, किताब उल हिंद नाम की पुस्तक को किसने लिखा था। मेन क्वेश्चन ये, किताब उल हिंद पुस्तक को किसने लिखा था। तो अल बिरूनी ने इस पुस्तक को लिखा था जब वो, ठीक है, भारत की विजिट पर आए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो भारत के बारे में जो लिखा था वो किताब उल हिंद पुस्तक में था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉनसून। तो मॉनसून जो है, ठीक है, वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो अगर हम इसके आंसर की तरफ बढ़े, तो जो मॉनसून है ना, वो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सीजनल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड। सीजनल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस पहले व्यक्ति का नाम बताओ जो भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर को क्रॉस करके आया। ठीक है, तो एक होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कि आपको जो पता है आप उसको एलिमिनेट करते चले जाओ। ठीक है, जो जो चीज आपको पता है वो एलिमिनेट करते जाओ। आले बिरूनी अभी हमने पढ़ा, किताब उल हिंद के लेखक थे। ठीक है, इसके अलावा एक सिंध हिंद नाम की पुस्तक थी। सिंध हिंद, ये पीडीएफ में नहीं है, एडिशनल में आप इसको नोट डाउन कर लेना। सिंध हिंद नाम की पुस्तक के राइटर थे अल ख्वारिज्मी। वास्कोडी गामा भारत में आए थे 1498 में। ठीक है, पुर्तगाल की तरफ से भेजे गए थे। और सही आंसर जो इसका हो जाएगा, भूमध्य सागर को क्रॉस करके प्रशांत महासागर तक जाने वाले कौन थे सबसे पहले व्यक्ति, मार्को पोलो। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 की ये कह रहा है कि जो अमेरिका का अभी नाम पड़ा है ना, वो किसके नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो देखो भाई, अमेरिका की साइड गए तो सबसे पहले कोलंबस थे। ठीक है, गए थे इंडिया के लिए लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। वास्को डी गामा भारत आए थे। तो सही जो नाम है वो है अमेरिगो वेसुकी। ठीक है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, अमेरिगो वेसुकी। बात करें आगे, वो कह रहा है साउथ पोल की खोज किसने करी थी। तो देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया के पास एक तस्मन सी है, उसकी खोज, या उस सी का नाम तस्मन के नाम पर रखा गया। ठीक है, इसके अलावा जो बात करें, कैप्टन जेम्स कुक सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, तस्मान सी तक तस्मन गए थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक कैप्टन जेम्स कुक गए थे, और साउथ पोल की 1911 में खोज करी थी रोल्ड एमल्सन ने। ठीक है, साउथ पोल की रोल्ड एमल्सन ने खोज करी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ना मैच करना है। ठीक है, इसको ना क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, कि टेलीस्कोप की खोज किसने करी थी। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में किसने बताया था, अलेक्जेंडर वोन हुम्बोल्ट के बारे में हमें देखना है। तो अगर हम यहाँ पर मैच करें, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से मैच करें, ठीक है, तो जो गैलीलियो गैलीली थे, ठीक है, गैलीलियो गैलीली थे, उन्होंने टेलीस्कोप की खोज करी थी। ठीक है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ठीक है, इन्होंने कॉस्मोलॉजी, तो डी से पहले से ही मैच है। ठीक है, अर्थ की स्पेयर शेप है, इसके बारे में न्यूटन ने भी बताया था, तो सी को आप 2 से मैच कर दोगे। सोलर सिस्टम के बारे में जो बताया था वो कोपरनिकस ने बताया था। और जो टेलीस्कोप, वैसे तो फाउंडर थे टेलीस्कोप के गैलीलियो गैलीली, लेकिन उसमें एक कैपलर नाम के व्यक्ति का भी योगदान था। तो जो सही आंसर हो जाएगा, बी को 1 से मैच करना है, ए को आपका 3 से मैच करना है, सी को आपको 2 से मैच करना है, और जो आपका डी है वो डी ऑलरेडी 4 से ही मैच होगा। बात बढ़ते हैं हम 21 क्वेश्चन की तरफ, 21वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये कुछ कुछ ना ज्योग्राफी की ब्रांच है, और उस हिसाब से आपको इसको मैच करना है। तो जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आप मैच कर लो, पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जेल है ना वो कौन लगाता है, ह्यूमन लगाता है। काल को कल से याद करने के लिए मैंने कहा था कार्ल ओटविन सोशर। ठीक है, मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर थे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ठीक है, और नेचुरल ज्योग्राफी, अर्थ को 15 नेचुरल जोन में हब्सटन ने बांटा था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन कह रहा है, किसने
हार्टलैंड थ्योरी दी थी, इसने एक हार्टलैंड थ्योरी दी थी। ठीक है, तो देखो रेडजल ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर है, कार्ल ऑर्टविन कल्चरल ज्योग्राफी के फादर है, हब्सन नेचुरल ज्योग्राफी के फादर है, और इन्होंने अर्थ को 15 जोन में बांटा था। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकिंडर। ठीक है, मैकिंडर वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करें यहाँ पर, वो कह रहा है इस यूनिवर्स का डायमीटर कितना है, और जो ये सारी की सारी जो यूनिट है ना वो लाइट ईयर में है। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब होता है, जब मैं बोलूं 1 लाइट ईयर दूर, इसका मतलब 1 साल में लाइट कितनी दूर चली जाएगी, 1 साल में लाइट कितनी दूर चली जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे यूनिवर्स की लेंथ की, तो हमारे जो यूनिवर्स की जो लेंथ है वो 10⁻⁴, 10⁻⁴ लाइट ईयर, 10⁻⁴ लाइट ईयर है हमारे यूनिवर्स की डायमीटर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमिडा, सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे का नाम है साइरस, और सन के बाद जो दूसरा नजदीक का तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये कुछ थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक विस्फोट हुआ था और उसकी वजह से यूनिवर्स बना। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बोलती है कि अभी भी यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। पुल सेटिंग थ्योरी ये कहते हैं कि आपस में चीजें टकराई जिसकी वजह से यूनिवर्स बन गया। इन्फ्लेशनरी थ्योरी कहता है कि यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मैच करने की बात करें तो ये पूरा का पूरा ऑलरेडी क्या है, मैच। बिग बैंग, ए जियोज्लामेट्री स्टडी, थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी, पुल सेटिंग, डॉक्टर एलन स्टोन्स, इन्फ्लुएंसनी एलन डी गुड। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है दो मॉडल थे, एक था हीलियोसेंट्रिक मॉडल और एक था जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल पुराना था, वो ये कहता था इस यूनिवर्स के सेंटर में कौन है, अर्थ है और सन इसके चारों तरफ घूमता है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ ज्योग्राफर ने इसको डिस्प्रूव किया और उन्होंने कहा नहीं, अर्थ घूमती है, सन नहीं घूमता। इस मॉडल को कहा गया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल। और जो इसके पूछा कौन से सपोर्टर नहीं थे, कोपरनिकस थे, गैलीलियो गैलीली भी थे, मार्टिन लूथर किंग भी थे, लेकिन टोलेमी जो थे वो जियोसेंट्रिक मॉडल के समर्थक थे, हीलियो के नहीं थे। अब अगर हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन कहता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बी वाला ऑप्शन कहता है दोनों सही है लेकिन आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। सी कहता है असर्शन सही है रीजन गलत। डी कहता है रीजन सही है असर्शन गलत। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ जाए, एक बुक का नाम है रिवोल्यूशनबस ऑर्बिमस सेलेस्टम लिब्री 6। ये जो बुक है, ठीक है, ये जियोसेंट्रिक मॉडल को डिस्क्राइब करती है क्या? ठीक है, तो ये कोपरनिकस की बुक का नाम है जिसको उन्होंने पब्लिश किया था। और दूसरा कह रहा है ये बुक ये कहती है कि सन सेंटर के यूनिवर्स में है और प्लेनेट इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट को यहां से देखो ना, सन सेंटर में और यूनिवर्स के चारों तरफ घूमता है, और यहां कह रहा है जियोसेंट्रिक, तो उल्टी हो गई ना बात। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा असर्शन गलत हो गया। ठीक है, असर्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, असर्शन सही नहीं हो सकता क्योंकि जो रीजन में लिखा है ये तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल को डिस्क्राइब करता है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। ठीक है, यहाँ जियो की बजाय हीलियो होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ बुक का नाम और जियो और हीलियो आपको इस क्वेश्चन से समझ आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन के बारे में गलत बताना है, सूरज के बारे में गलत बताना है। तो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ठीक है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस मेनली ज्यादा पाई जाती है आपकी इसमें, और वो कह रहा है इनका रेशियो 4:1 है। अगला कह रहा है इसकी सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री है। और अगला कह रहा है सन पे क्या होता है, स्पॉट बन जाता है, कुछ धब्बे बन जाते हैं, और ये धब्बे कुछ टाइम के बाद खुद को रिकवर कर लेते हैं।
तो वो कह रहा है इन धब्बों को रिकवर करने में 11 साल लगते हैं क्या? ठीक है, इन धब्बों को रिकवर करने में 11 साल लगते हैं क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑरोरा बोरियलिस। तो कई बार क्या होता है जब सन स्पॉट बनते हैं तो कुछ हीट निकलकर अर्थ की साइड आने लग जाती है। ठीक है, इन्हीं को अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, साउथ के साइड इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और नॉर्थ के साइड इसको अरोरा बोरियलिस कहते हैं। तो अगर हम सही आंसर की बात करें, बाकी सारे ऑप्शन सही है, लेकिन लेकिन बी ऑप्शन में रेशियो गलत दे दिया। ये जो एक्चुअली हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो है ना, ये 3:1 है। 71% के करीब हाइड्रोजन है और 26.5% के करीब आपकी हीलियम है। तो ये रेशो 4:1 ना होकर 3:1 होना चाहिए। बात करें अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है सन की सबसे बाहर की लेयर का नाम कोरोना है और ये टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पर ही दिखती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सर्द की उप संतक रेज को अर्थ तक आने में 8.5 मिनट का टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन हमसे 150 किलोमीटर अवे है और क्वेश्चन कह रहा था सही बताना है। सारे के ही सारे स्टेटमेंट क्या है अपने सही है। तो 29 का क्या हो जाएगा डी। अब 30 क्वेश्चन में हमें रोंग बताना है। वो कह रहा है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट दोनों की संख्या सेम है। ठीक है, मतलब जितने हमारे सोलर सिस्टम में इनर प्लैनेट है उतने ही आउटर है। एस्ट्रॉइड बेल्ट इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को अलग करती है क्या? और जैसे आप सीक्वेंस पे बढ़ोगे, वो हमने पढ़ा था ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो हमने ये लिस्ट पढ़ी थी। आप अगर ऐसे जाओगे तो वो कह रहा है नंबर ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज होती जाएगी क्या? और लास्ट कह रहा है आउटर प्लैनेट का साइज बड़ा होता है। तो अगर हम आंसर की बात करें, ये बात सही है, आउटर प्लैनेट बड़े होते हैं, इनर प्लैनेट छोटे होते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है, एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। पहला भी सही है, 4 ही इनर प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और 4 ही आउटर है, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया आपका सी वाला, क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बनता, सैटेलाइट का कोई कनेक्शन नहीं है सूरज की दूरी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्लैनेट को ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो अगर हम यहां बात करें ग्रीन प्लैनेट के नाम से, ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास अर्थ है, वीनस है, नेपच्यून है, यूरेनस है। ठीक है, तो अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। वीनस, ठीक है, वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसको अर्थ का ट्विन कहते हैं। और सही इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूरेनस। यूरेनस में मीथेन की ज्यादा मात्रा होने की वजह से इसको ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यूरेनस। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको मैच करो 32। रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट इनमें से किसको कहते हैं? ठीक है, ग्रीन प्लैनेट किसे, जाइंट किसे, येलो किसे? तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैच करने की, तो मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट, यूरेनस को कहते हैं ग्रीन प्लैनेट, जुपिटर को साइज की वजह से कहते हैं जाइंट प्लैनेट, ठीक है, और अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट। और जुपिटर के पास एक सैटेलाइट है गैनीमेड, और ठीक है, वो हमारे सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है और वो येलो है। तो अगर येलो प्लैनेट वाले को भी जुपिटर से मैच करना है और जायंट वाले को भी जुपिटर से मैच करना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है रोंग बताओ। वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं क्या? ये दूसरा सबसे गर्म प्लैनेट है। तो सन के अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो दूसरे नंबर पे पड़ता है, तो ये पॉइंट हमारा ठीक हो सकता है तीसरे वाला। ये क्लॉकवाइज घूमता है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछा था, तो ये गलत है। वीनस के पास क्लाउड होने की वजह से ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है।
ठीक है, मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है वीनस। और डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये क्लॉकवाइज नहीं घूम वो सॉरी बाकी सारे प्लेनेट वीनस और यूरेनस को छोड़ के बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और ये दो प्लेनेट क्या घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब बढ़ते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है क्या। और दूसरा कह रहा है इसकी रिवॉल्यूशन स्पीड ज्यादा है और रोटेशन स्पीड कम है। ठीक है, रिवॉल्यूशन स्पीड ज्यादा है और रोटेशन स्पीड कम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है ना, वो रोटेशन, सिर्फ रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसके पीछे, लाइफ को पॉसिबल होने के पीछे, वो है सन के ना तो ज्यादा नजदीक होना, ना सन से बहुत ज्यादा दूर होना। दूसरा इसका फैक्टर है हमारे पास क्लाउड का होना। तीसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे पास पानी का होना। चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसमें एयर का होना। तो ये कुछ फैक्टर है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन भी जो अभी मैंने फैक्टर बताए, इनकी उपस्थिति पे प्रभावित करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो कारण नहीं हो सकते। ठीक है, बात करें यहाँ पर, गलत कह रहा है। एपोजी क्या है, अर्थ और मून के बीच की सबसे मैक्सिमम दूरी को एपोजी कहते हैं। पेरिजी कह रहा है अर्थ और सन के बीच की मिनिमम दूरी को पेरिजी कहते हैं क्या। एपीहीलियन, जब सन अर्थ से सबसे ज्यादा दूर हो उसको एपीहीलियन कहते हैं, और जब सन अर्थ से सबसे नजदीक हो उसे पेरिहीलियन कहते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसका बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है पेरिजी मिनिमम डिस्टेंस होती है अर्थ और सन की, जबकि ऐसा नहीं होता। ये मिनिमम डिस्टेंस होती है अर्थ और मून की। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस होती है अर्थ और मून की। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सेलिनोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो मून की जो हम स्टडी करते हैं ना, उसको सेलिनोलॉजी कहते हैं। मून की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सेलिनोलॉजी कहते हैं। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मून जो अर्थ की क्या है, एकमात्र सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्लैनेट को फॉसिल प्लैनेट के नाम से जाना जाते हैं। जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जिसके अंदर जीव के अंश हो वो जीवाश्म कहलाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा मून। अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट, वीनस को कहते हैं अर्थ का ट्विन। बात करें, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वो कह रहा है हमने चंद्रयान 2 भेजा था और 2019 में, और चंद्रयान 3 भेजा था। तो इसमें क्या थे, एक लैंडर भी थे एक रोवर भी थे। रोवर तो क्या करता है, जाकर चांद के चारों तरफ घूमेगा, और लैंडर वहां जाके टिक जाएगा उसकी सरफेस पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। तो एक्चुअली हमने क्या किया था, जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर का नाम नहीं बदला था। 2 में भी वही था, 3 में भी यही था। तो इसके लैंडर का नाम था विक्रम, और इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉन्ग बताओ। मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं क्या, बिल्कुल। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। इसके पास दो सैटेलाइट है, एक फोबोस एक डीमोस। इसका जो रोटेशन टाइम है वो 24.6 है। और कह रहा है भारत ने, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था, ठीक है, नवंबर 5 2013 में, अपने पहले ही अटेम्प्ट में। ठीक है, अपने पहले ही अटेम्प्ट में भारत ने ऐसा कर दिया था क्या। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, ठीक है, क्या आंसर आप लोगों को लग रहा है, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो बेसिकली बात करें, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, उसमें जो ये सारे के सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो एक ई ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दी, नन ऑफ दी। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें क्या थे, सही थे। लॉन्च किया था हमने 2013 में और पहुंचा था 14 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो आपके लास्ट के दो प्लेनेट है, यूरेनस और नेपच्यून, और उसके बाद प्लूटो, ये तीन प्लेनेट बाद के जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने बताए। शुरुआत में हम सिर्फ छह के बारे में ही जानते थे। तो जो सातवें नंबर का जो प्लेनेट था यूरेनस, ठीक है, उसकी डिस्कवरी हुई थी 1781 में। ठीक है, उसकी डिस्कवरी हुई थी 1781 में।
और विलियम हर्शेल ने इसको डिस्कवर किया था। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था, ठीक है। और जो आपके जोहन गॉटफ्रीड गैले हैं, इन्होंने नेपच्यून के बारे में बताया था, और क्लाइड टोम्बर्ग ने प्लूटो की डिस्कवरी करी थी। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 41 की, वो कह रहा है पहले हमारे 1930 में, 1930 से पहले 8 प्लेनेट थे। 1930 में प्लूटो को नौवे प्लेनेट के रूप में कैटेगराइज किया गया। फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया जाए और इसको ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है ये ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा कौन से साल में दिया गया था? तो सितंबर 2006, सितंबर 2006 में ऐसा हुआ था। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, कहला है लूनर लेक किसकी वजह से बनती है? तो थोड़ा सा ना देखो, आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, और एग्जामिनर भी क्या करता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती करता है, लेकिन आपको पूरा फैक्चुअल समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो, अर्थ, उसके अर्थ के और जुपिटर के बीच में जो प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ के और जुपिटर के बीच में जो प्लैनेट है, ठीक है, जो छोटे छोटे रॉकी पार्ट्स हैं, उनको उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं आपका, ठीक है, एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में जुपिटर और इसके बीच में ही पाए जाते हैं, ठीक है, इसके बीच में ही पाए जाते हैं ये। और होता क्या है, कई बार ये वहां से टूटकर, ठीक है, वहां से टूटकर क्या हो जाते हैं, अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। अगर ये जब टूट जाते हैं, ठीक है, जब ये टूट जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मीटियोर। एस्ट्रॉइड टूट गया तो बन गया मीटियोर, और मीटियोर अगर अर्थ की सरफेस तक आ गए, यूजुअली तो क्या होता है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो इन मीटियोर को क्या कर देता है, बर्न कर देता है, ठीक है, इन मीटियोर को क्या कर देता है, बर्न कर देता है। लेकिन कई बार ये क्या होते हैं, उस सरफेस को चीरते हुए, ठीक है, कहां तक आ जाते हैं, उस सरफेस को चीरते हुए, ठीक है, अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं मीटोराइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल, जो फैक्चुअल आंसर होना चाहिए वो मीटोराइट्स है। वैसे ज्यादातर जो एग्जामिनर है वो एस्ट्रॉइड को मानता है, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये इसका बता दिया। आगे बात करें हम 43 की, वो कह रहा है किसके पास हेयरी टेल्स होती है? तो बेसिकली क्या है, जब कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, सन से दूर होते हैं, ठीक है, जब कुछ पार्टिकल, ठीक है, सन से दूर होते हैं तो उस टाइम पर वो जम जाते हैं, ठीक है, और जब वो जम जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हिस्सा सन की साइड होता है, ठीक है, वो तो पिघल के हट जाता है, और जो दूसरे वाला हिस्सा है वो बचा रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है किसके पास हेयरी टेल्स होती है, किसके पास पूंछ होती है? तो अगर हम बात करें यहाँ हेयरी टेल्स की बात करें, तो हेयरी टेल्स जो आपकी होती है वो कॉमेट के पास होती है, और इन फ्रोजन गैस को हम नेबुलाई कहते हैं। एस्ट्रॉइड से टूट के मीटियोर बनते हैं, ठीक है, और अर्थ की सरफेस तक आ जाए तो हम उनको मीटोराइट कहने लग जाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। हमारे स्टार पे, हमारे यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि स्टार बहुत सारे पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और अभी तक 8 रिकॉग्नाइज कॉन्स्टलेशन अभी तक फाइंड किए गए हैं। उनमें से एक है उर्सा मेजर, जिसको ग्रेट बियर कहते हैं। एक है उर्सा माइनर, जिसको लिटिल बियर कहते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में लिटिल बियर की बजाय क्या दे रखा है, हंटर दे रखा है। तो क्वेश्चन वाला आपसे गलत ही पूछ रहा था, ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हंटर की बजाय होना चाहिए उर्सा माइनर, और जो हंटर दिखाता है, ठीक है, वो दिखाता है आपका, ठीक है, ओरियन, ठीक है।
बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम से पहले वाले दिन जाओगे तो एक बार ना उस टाइम पे इसको देखते हुए जाना है आपने, ठीक है। क्योंकि जो जुपिटर और सैटर्न है इनकी सैटेलाइट बढ़ती रहती है, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो जो अर्थ है, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है मून के रूप में, ठीक है। वीनस के पास, ठीक है, मर्क्यूरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा तो एक अगर यहाँ पे हम अरेंज करने की बात आए तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो विनस का आएगा क्योंकि उसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। दूसरा जो नंबर आएगा वो अर्थ का आएगा क्योंकि उसके पास एक सैटेलाइट है, ठीक है। मार्स के पास दो सैटेलाइट है इसलिए उसका सीक्वेंस में तीसरा नंबर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, नेपच्यून के पास 14 सैटेलाइट है तो उसका चौथा आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा जुपिटर का नंबर और लास्ट में आ जाएगा सैटर्न का। वैसे एक बार आपको एग्जाम से पहले क्या करना है इसको देख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 46 ना सिर्फ बिना मतलब कि एमसीक्यू के बिना का ही है, वन लाइनर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है और सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा है मर्क्यूरी और सबसे बड़ा है जुपिटर। कह रहा है सबसे भारी कौन सा है और सबसे हल्का कौन सा है। तो सबसे भारी जुपिटर है और सबसे हल्का भी आपका कौन सा है, ठीक है। सबसे भारी आपका जुपिटर हो गया, सबसे हल्का आपका मर्क्यूरी हो गया। फिर अगर हम बात करें डेंस में, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा और जिसकी डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा है अर्थ की और डेंसिटी सबसे कम है सैटर्न की। अगला कह रहा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने को रिवॉल्यूशन कहते हैं और अपने चारों तरफ चक्कर लगाने को, ठीक है, अपने चारों तरफ चक्कर लगाने को रोटेशन कहते हैं। तो वो कह रहा है कि रिवॉल्यूशन टाइम सबसे ज्यादा किसका है। तो नेपच्यून को सन का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और बात करें मर्क्यूरी सन के सबसे नजदीक है तो वो रिवॉल्यूशन जल्दी कर लेता है। रोटेशन मतलब अपने चारों तरफ घूमना। तो अपने चारों तरफ की बात करें, ठीक है, तो रोटेशन का जो टाइम है, ठीक है, रोटेशन मतलब हो गया अपने चारों तरफ घूमना। तो जो वीनस है ना, वीनस रोटेशन में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। भले ही सन के सबसे नजदीक हो लेकिन वो रोटेशन में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, 243 दिन। जबकि जो सबसे कम टाइम लेता है, जो बड़ी फास्ट घूम लेता है, वो बड़ा साइज होने के बाद भी सबसे कम रोटेशन है जुपिटर की, सिर्फ 9.9 आवर, 9.9 आवर। अब ये क्या थे, ये अपने 50 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, ठीक है। इसमें आपको आप कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, ठीक है, अपने टॉपिक को देख सकते हो कि इस टॉपिक की आपकी कितनी तैयारी थी, ठीक है। और एक दो चीज जो एडिशनल, जैसे एक बुक थी वो, ठीक है, सिंध करके एक बुक थी, जो एडिशनल की चीजें हैं उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना जो आपके नोट्स में नहीं था। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बार अपने नोट्स से इसको क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।